हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा मैं सन 68 में फर्स्ट डिवीजन पास हुआ हूँ। रात भर गणित के सेकेंड पेपर में बिरहा सुन करके, अगर बिरहा का नाम मैं सुन जाता हूँ तो रात बिरात 12 बजे तक हमको नींद नहीं आती है, बशर्ते मैं वहाँ न पहुँचा। तो मेरे पिताजी साधारण किसान थे। कैसा साथ था आपका अपने बचपन के साथियों के साथ, और कैसे दिलचस्पी बनी बिरहे की तरफ? रामदेव जैसा गायक न कोई हुआ, न होगा, न है। आपकी नजर में रामदेव की खासियत खास तौर पर क्या है? आल्हा जैसी विधा को उन्होंने ऐसे प्रकार से प्रस्तुत किया है कि किसी भी गायक के बस की बात आज के युग में नहीं है। रामखिलावन पुजारी को भी आपने सुना, बिल्कुल। पारस जी को भी आपने सुना। हाँ, तो इन दोनों में क्या खास बात थी जिससे ये लोग मैदान मार लेते थे? पारस बाबू जो थे उनके जैसा कव्वाली गाने वाला आज तो कोई बिरहा जगत में हुआ नहीं। तो हीरालाल जी की गायकी के बारे में बताइए, आप कैसे सुने, आप क्या अच्छा लगा उन्हें? बुल्लू जी को तो बहुत मैंने सुना और उनके एक एक गाने को 20-20, 25-25 बार मैं सुना हूँ। आपने भी अपने नाम किया कि यादव नहीं लगाया जी, ठीक, क्या वजह है? 5 मई 1818 को जब कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ तो एक दृश्य वह हमेशा के लिए किताबों से निकलकर जैसे आंखों में बस गया कि उनके पिता अपने नवजात शिशु को लेकर चर्च में गए और उन्होंने वह तारीख लिखवाई। मार्क्स का जन्म जर्मनी के त्रिएर नगर में हुआ था। त्रिएर नगर राइन नदी के किनारे बहुत महत्वपूर्ण और औद्योगिक शहर था, इसलिए वहां इस तरह की परंपरा थी। 1818 यानी 207 साल पहले की यह परंपरा यूरोप में चल रही थी, और 100 साल हो चाहे 75 साल पहले, हम अगर भारत के तमाम सारे बड़े लोगों के बारे में उनके जन्म की तारीख पता करने चलें तो अटकल पच्चू तरीके से ही कुछ तारीख बताई जाती है। यानी हमारे यहाँ शहरीकरण उस तरीके से नहीं हुआ और संस्थाएं भी ऐसी नहीं थीं। अगर ब्राह्मणवाद को एक संस्था के रूप में लिया जाए, पुरोहितों का काम यह होता था कि वे तमाम सारे लोगों को, जो गांव के निवासी हैं, इलाके के निवासी हैं, उनके बच्चों की जन्म तिथियां दर्ज करें और उनका रजिस्टर बनाएं। लेकिन उन्होंने केवल उन्हीं लोगों के लिए यह काम किया जो उनको अच्छी दान दक्षिणा देते थे। बाकी गरीब गुरबा अपने जन्म के बारे में कुछ भी लिखवा नहीं पाते थे। एक बहुत बड़े समाजवादी नेता किशन पटनायक ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरी जन्मतिथि क्या है, लेकिन जब मैं 1 साल का होता था तो मेरी माँ एक रस्सी में एक गांठ लगा देती थी, और जब मैंने उनसे पूछा कि मैं कितने साल का हुआ तो उन्होंने कहा कि इसको गिनो, जितनी गांठें हैं उतने ही तुम साल के हुए। इस तरीके का विवरण जब हम बिरहा के बारे में तमाम सारा लोक इतिहास जानने की प्रक्रिया में अलग अलग जगहों पर गए तो गायकों के बारे में भी मिला। जैसे इस तरीके की कोई चीज लिखी ही नहीं गई है। संयोग से 1-2 जगह मुझे ऐसे रजिस्टर मिले जिसमें कुछ कार्रवाइयां दर्ज हैं। मुझे लगा कि इतिहास की एक बड़ी धरोहर ये हमको मिल गई। लेकिन जब ये सब चीजें हमारे पास प्रचुर मात्रा में नहीं मिल रही हैं, तब हमने सोचा क्यों न मौखिक इतिहास को दर्ज किया जाए। मौखिक रूप से जो चीजें दर्ज होंगी वो किसी व्यक्ति के देखे गए समय के हिसाब से दर्ज होंगी, और उसमें अंतर्विरोध भी अगर होगा तो उसके बावजूद एक आकलन किया जा सकता है कि यह किस सन की बात होगी। मसलन रामदेव यादव द्वारा गाया हुआ सबसे पहला बिरहा बीर अब्दुल हमीद के ऊपर था। 1965 में पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी। चंद्रिका कवि ने 1966 में लिखा था और 1967 में रामदेव ने इस बिरहे को गाया, और इससे उनकी ख्याति बिरहा जगत में बहुत तेजी से फैली। ऐसे ही तमाम सारे प्रकरण हैं, तमाम सारे मुद्दे हैं, तमाम सारी स्थितियां हैं जिनको हम लोगों से मौखिक रूप से सुनते हैं और उनको एक इतिहास के रूप में दर्ज करते हैं। कैमरे पर यह बातें दर्ज हो रही हैं, डिजिटाइज किया जा रहा है उस इतिहास को, उस इतिहास के लिखित स्वरूप को किया जा रहा है। इसी क्रम में
आज हम सीताराम सिंह जी, जो कि भास्करपुर चकिया के रहने वाले हैं। चंदौली जिले में चकिया एक बहुत प्रसिद्ध इलाका है, जो क्रांतिकारियों का इलाका है। यहाँ भूमि संबंधी तमाम सारे झगड़े चलते रहे। यह बड़े किसानों का इलाका है। यह धान का कटोरा कहे जाने वाले जिले की कहानी है। यहाँ अभी भी बहुतायत किसान पाए जाते हैं और उन किसानों की समस्या भी अभी एकदम प्राथमिक स्तर की समस्याओं जैसी लगती हैं। मसलन खाद के लिए वे रात रात भर इंतजार करते हैं, वहीं सो जाते हैं। उसके अलावा पानी को लेकर उनका झगड़ा चलता रहता है, जद्दोजहद चलती रहती है। उसके बाद जब उनकी उपज पैदा होती है तो बाजार में जिस तरीके से चंदौली के बाजार पर बनियों का दबदबा है, उसमें भी उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि चंदौली जिले में गंगा के कछार के इलाकों में बहुत सारे बिरहिए और कवि पैदा हुए। जैसे जैसे दक्षिण की तरफ हम बढ़ते हैं, वैसे गायकों और कवियों की संख्या कम होती जाती है। इसके पीछे मुझे लगता है कि शायद यह धान का मामला ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि यहाँ अगर कोई अच्छा धान का किसान है तो पढ़ाई लिखाई या दूसरी तमाम सारी चिंताओं से अपने आप को मुक्त रखकर वह खेती बाड़ी में लगा रहता है और उसी में वह खुश रहता है। वहीं से हो सकता है कि उसकी रचनाएं भी फूटती हों। बिरहा में तमाम तरह की चीज़ें आई हैं, दुखों की भी बातें हैं, सुख की भी बातें हैं, आनंद की भी बातें, उल्लास की बातें हैं, तो वियोग और विरह की भी बातें हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो चंदौली जिला कुछ विशिष्ट किस्म का संकेत बिरहा के इतिहास में छोड़ता है और उसी संकेत को दर्ज करने के लिए हम आज प्रिंसिपल साहब के आए। प्रिंसिपल साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि अभी मैंने शुरुआत में जब भूमिका बांधी जी 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 तो जन्म तिथि से बांधी जी। तो हम चाहेंगे कि अपनी जन्म तिथि और अपने गांव के बारे में आप मुझे बताइए। आपने जो हमसे प्रश्न किया उसका उत्तर मैं समुचित और थोड़े में देना चाहूँगा। मेरी जन्म तिथि है 11/4/1954 और हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा मैं सन 68 में फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ हूँ। रात भर गणित के सेकेंड पेपर में बिरहा सुन करके, एक रात पूरी रात जाग करके पारस और राम खिलावन, जिनको पुजारी के नाम से जानते हैं, चकिया में उनका लोकगीत था। रात भर बिरहा सुन करके सुबह मैं सेकेंड पेपर में परीक्षा देने बैठ गया और उस पेपर में मैंने 42 नंबर पाया 50 में। और 50 नंबर का फर्स्ट पेपर जो था उसमें हमको 46 नंबर मिला था। तो बिरहा जगत के सारे कारनामों को मैं सन 1966 से ही समाहित किया हूँ। अगर बिरहा का नाम मैं सुन जाता हूँ तो रात बिरात 12 बजे तक हमको नींद नहीं आती है, बशर्ते मैं वहां ना पहुंचा तो। प्रिंसिपल साहब, जरा बहुत तेजी से आप आगे बढ़ गए जी, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, अपने माता पिता के बारे में बताइए और कैसे माहौल में आपकी परवरिश हुई। हाँ साहब, कि आप पढ़ाई में भी अव्वल थे और साथ में बिरहा के प्रति आपका राग भी बहुत अच्छा था। सर जब पारिवारिक पृष्ठभूमि को आपने पूछा तो हमको बताने में बड़ा मतलब कष्ट और बड़ा दुख का अनुभव होता है। इतने अभावों में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि मेरे पिताजी एक साधारण किसान थे, श्री सरजू सिंह उनका नाम था। उनके हम लोग 2 बेटे और 2 बहनें। मेरा नाम सीताराम सिंह, मेरे छोटे भाई का नाम बुधिराम। वो मौजूदा में कानूगो से रिटायर हुए हैं। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल के प्रिंसिपल से रिटायर हुआ हूँ। पढ़ते समय साहब इतना अभाव में मेरा जन्म हुआ कि हम लोगों को फीस नहीं आती थी। मेरा एक ननिहाल है भयापुर, जो बनारस जिला का सबसे शिक्षित परिवार है। उन्हीं की देन है कि हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं। मेरे मामा के लड़के श्री बेसाहू सिंह बयापुर साहबगंज चकिया चंदौली के रहने वाले थे। 1950 में वो हाई स्कूल फर्स्ट डिवीज़न पास थे और उनका सम्मान पत्र पर जीआईसी चकिया में नाम लिखा हुआ है अब भी।
तो अभावों में ये मेरा मानना है, और जहाँ तक मेरी समझ है कि हमेशा आदमी अभाव में आगे बढ़ा है। जिसके पास सरसब्जता रहती है उधर आगे बढ़ने के लिए उसके पास कोई मौका या कोई सोच नहीं रहती है। अगर आपके पास मकान नहीं है तो रहने के लिए आप मकान के बारे में पहले सोचेंगे, और आपके माता पिता या दादा दादी सारी चीज़ें आपको जब मौजूदा हालत में दे देंगे तो उधर आपका कभी ध्यान नहीं जाएगा। ये हमारे 3 लड़के हैं सर। बड़ा लड़का विमलेश कुमार सिंह रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर लखनऊ में है। उसकी शादी एडीएम की लड़की से हुई है। एडीएम मनीलाल यादव जौनपुर के रहने वाले हैं। मौजूदा में वो रिटायर हो गए हैं। दूसरा लड़का मेरा दुर्भाग्य कहिए, ये सामने खड़े हैं रत्नेश कुमार सिंह। वो पढ़ाई लिखाई बड़ी कोशिश किया मैंने, लेकिन एक अंग्रेजी में कहावत है कि एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय गॉड। तो वो बीए किसी तरह वो लोट-पोट के किए और शिक्षा जगत में वो कोई मुकाम हासिल नहीं किए। इस समय वो खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। हालांकि पढ़े लिखे किसान होना भी बहुत बड़ी बात है, और मेरा ख्याल है कि उसका लाभ उन्होंने उठाया होगा अपने जीवन में जरूर। जी जी। और तीसरा मेरा बेटा देवेश कुमार सिंह, वो एमबीबीएस डॉक्टर बनारस के शिवपुर में इस समय मौजूद में है। उसकी पोस्टिंग हाथी बाजार में हुई है, और उसकी पत्नी अंजलि यादव एमबीबीएस सर्जन है, और वो डॉक्टर एमबीबीएस देवेश कुमार सिंह हैं। दोनों एक ही जगह बनारस में रहते हैं, शिवपुर में अपने ससुर के मकान में। और अंजलि यादव जो है दुर्गा कुंड पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्जन है, और देवेश कुमार सिंह हाथी बाजार सीएससी पर डॉक्टर हैं। और मेरे छोटे भाई बुधिराम सिंह कानूनगो से रिटायर हुए हैं। उनका एक ही लड़का एमए बीएड करके संजोग से या दुर्भाग्य से घर पर खेतीबाड़ी का काम देखता है। ये मुझे बताइए कि अपने बचपन में आप लौटिए फिर से, हाँ, कैसा साथ था आपका अपने बचपन के साथियों के साथ, और कैसे दिलचस्पी बनी बिरहे की तरफ? असल में सर दिलचस्पी इसलिए मेरी बनी कि मैं रामदेव के बिरहा का कायल हूँ। एक जगह बिरहा हो रही थी, उन्होंने निर्गुण गाया, जिस निर्गुण को हमारे शिष्य बगल में बैठे हैं राजेश, ये भी बहुत बढ़िया ढंग से गाते हैं। उस गाने की बोल है कि पिजरवा को छोड़ी गई है सुगना। ये गाना जब मैंने सुना तो सीधे मेरे हृदय पर चोट पहुंचाया एकदम से। उसी समय से मैं बिरहा में इतना तल्लीन और इतना व्यस्त होने लगा कि मैं पढ़ाई लिखाई को तो सेकंड नंबर पर रखा, लेकिन 40-40 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर साइकिल चला करके बिरहा सुनने के लिए जाता था। उस बिरहा को सुनने के बाद उनकी लाइनों को मैं कंठस्थ करता था। कहीं कहीं जो है उदाहरण में मैं देता हूँ अब भी। तो बिरहा वह एक विधा है जो समाज को, आदमी को, परिवार को एक शिक्षा देती है। बिरहा केवल एक मनोरंजन का साधन ही नहीं हुआ करती, बिरहा के मंच से लोगों के दिल, दिमाग, व्यवहार, आचार विचार में परिवर्तन लाती है। अच्छा, एक चीज बताइए प्रिंसिपल साहब, बिरहा के अभी तक जो ज्ञात अखाड़े मुझे मिले सारे, माने बिहारी गुरु के 14 और उसके अलावा इलाहाबाद के लोगों का, और बलिया के लोगों का, अम्बेडकर नगर के लोग, लगभग 40 से ज्यादा अखाड़े हैं। बिल्कुल। और वो 40 अखाड़े के बिरहिए जो है किसी न किसी समय, किसी न किसी रूप में बनारस और उसके आसपास जी लगातार सक्रिय रहे हैं, आते रहे, गाते रहे, जाते रहे जी। तो आपका जो लगाव है रामदेव जी से शुरू हुआ। रामदेव जी गणेश अखाड़े के बहुत बड़े सूर्य थे जी। तो अखाड़े से आपकी गायकी में जो आपका एक दिलचस्पी बनी, अखाड़े से थी? आप बहुत सारे गायकों को, चाहे किसी भी अखाड़े का हो, उसको? नहीं, अखाड़े से नहीं,
व्यक्ति विशेष से मेरा लगाव हुआ। तो जैसे आपने जिन गायकों को देखा उस समय तो सारे बड़े गायक बहुत उस समय सक्रिय थे। पारस जी उस समय तपे हुए थे बिल्कुल। और रामखिलावन पुजारी भी अपने ढंग के अनूठे गायक थे। हीरालाल जी आए, फिर उसके बाद बुल्लू जी आ गए, रामदेव जी आ गए। ये 5 तो पंच पांडव की तरह जो है चारों तरफ, मैंने पांडवों में केवल अर्जुन ही भीम जो है एक बड़ा वो थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मिथक से बाहर ये पांचों बहुत अद्भुत कलाकार थे अपने जमाने के। इन लोगों की मुकाबला किसी से कोई जोड़े नहीं है। फिर उसके बाद की पीढ़ी में विश्वनाथ जी आ गए, परशुराम आ गए बलिया की तरफ से, शिवमूरत आ गए, अली आ गए, शिवव्रत जी थे और तमाम सारे लोग थे। तो एक तरह से गायकों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा था और वो चुनौतियां भी होती थी जी। तो उन किस्सों को थोड़ा उन अवसरों को याद कीजिए जब बहुत बड़ी चुनौती रही हो गायन। जब 50 किलोमीटर तक आप साइकिल चला के जाते थे जी। इसका मतलब एक जिला पार करके आप चले गए जी जी। अच्छा, मजे की बात है बिरहा के जो दूसरे वाले लोग हैं बिहार के मोहनिया और उस तरफ जो है थे, तो जिसमें कहा जाता था बनारस में बुल्लू और बिहार में झिल्लू जी। तो झिल्लू एक बड़े गायक थे जी। तो इस तरह से कुछ ऐसे वाकये अगर आपके जहन में हो वाकयात, तो उन वाकयात के बारे में बताइए कि जब बहुत तगड़ा मुकाबला हुआ हो और भीड़ भी जुटी हो और आप उसमें सुनने गए हो तो कैसा रहा? साहब, चौबेपुर एक जगह है बनारस के पास, हैदर अली का गाना रामदेव से हुआ था झंडे पर। पहले लोग बिरहा का मुकाबला झंडे पर कराते थे। बिरहा जब होती थी तो झंडे में कुछ रुपया या कुछ पुरस्कार के रूप में बांध दिया जाता था और जिसको झंडा दिया जाता वो विजयी माना जाता था। तो रामदेव जैसा गायक, हमारे समझ से, सबकी बात तो मैं नहीं करता, कि रामदेव जैसा गायक न कोई हुआ, न होगा, न है। उनके बारे में एक है लाइन, ध्यान से सुनिए। शिक्षा शिखर पर सजग बन के प्रहरी, लगन गहरी लागी जब धरती पर आया। साहित्य संगीत का बन के प्रेमी, रेती में जो हरदम मोती उगाया। करूं कल्पना क्या कलम कह रही है, कोई नसानी जगत में दिखाया। कोई नसानी जगत में दिखाया। साहित्य संगीत को जाना प्रेमी, बिरहा जगत में वो रामदेव कहाया। ये किसकी लिखी हुई कविता है? किसकी लिखी हुई कविता नहीं, कहीं से हमने याद कर दिया, अब हमको याद नहीं है कि किसकी लिखा है। बहुत ही अच्छा लिखा है। हाँ, रामदेव जी की बहुत सारी खासियत ना हाँ, ये लाइन लिखी है, एक बल्ली गायक है मिर्जापुर में। अच्छा, उनकी लेखनी है। उन्हीं के अखाड़े की। जी जी जी, सोनभद्र के। हाँ, उनको सेकेंड रामदेव कहा जाता है। और ये रामदेव की अनुकृति करने वाले तो मेरा ख्याल है नहीं कुछ तो 300 गायकों को तो मैं जानता हूँ जिन्होंने रामदेव की कॉपी की और वो फिर अपना कलेजा खो बैठे जी। क्योंकि रामदेव ने अपनी जिंदगी के साथ बिरहा को इतना समर्पण उनका था जी कि रगड़ दिया उन्होंने, जिंदगी खत्म हो गई जी। लेकिन बिरहा को उन्होंने शिखर पर पहुंचा दिया। उनकी बहुत सारी खासियत थी जी। लेकिन कुछ एक खासियत ऐसी थी जो दूसरा कोई ले नहीं आ पाया। दांत पीस के जो गाना उनका था जी जी जी, और मैंने आवाज को सप्तम पर ले जाकर जिस तरीके से सारी भंगिमाओं को जीवंत कर देते थे वैसा अमूमन जो है लोग नहीं कर पाए, क्योंकि उतार चढ़ाव दोनों को साधा उन्होंने अपने तरीके से। तो आपकी नजर में रामदेव की खासियत खास तौर पर क्या है? रामदेव की खासियत मेरे निगाह में सर ऐसा है कि आल्हा वैसा आदमी कोई गाया नहीं, न गा सकता है। जैसा आपने बताया कि कलेजा निकाल करके पहुंचा दिया, तो आल्हा जैसी विधा को उन्होंने ऐसे प्रकार से प्रस्तुत किया है कि किसी भी गायक के बस की बात आज के युग में नहीं है। अब तो नहीं पैदा होगा कोई नहीं। उस समय भी बहुत सारे लोग जो है कोशिश करते थे कि उस ऊंचाई को छूएं, लेकिन उस सीमा रेखा को कोई पार नहीं कर। किसी विद्वान ने लिखा है कि नकल करके आज तक कोई महान नहीं बना है। ये लाइन उस विद्वान की है। हाँ। अच्छा, अब जो आप मामला ये हो गया कि आप अखाड़े से ऊपर तमाम सारे गायकों को सुनते थे, तो कुछ गायकों की विशेषताओं से आप परिचित कराइए। जैसे रामखिलावन पुजारी को भी आपने सुना, बिल्कुल, पारस जी को भी आपने सुना, हाँ,
तो इन दोनों में क्या खास खास बात थी जिससे ये लोग मैदान मार लेते थे? देखिए, पारस बाबू जो थे, उनके जैसा कव्वाली गाने वाला आज तक तो कोई बिरहा जगत में हुआ नहीं, और खिलावन पुजारी जैसे अठंग छंद कहने वाला और करताल को बजाने वाला आज तक तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। करताल को बहुत कलात्मक तरीके से ऐसा कोई करताल बजाने वाला राम जी बाबू कोई हुआ ही नहीं। हाँ, हीरालाल जी का युग आया हाँ बाद में जी। हीरालाल जी ने सबसे लंबा समय बिरहा को दिया जी। उन्हें लगभग जितनी लोगों को उम्र मिलती है, हाँ, उतना उन्होंने गायकी को ही दे दिया। और उन्होंने आकाशवाणी से लेके हाँ, तमाम दूसरे जगहों तक वो गए। आवाज की एक लय, एक उठान थी जिससे जहाँ से शुरू करते थे वहीं खत्म, इधर उधर हिलते डुलते नहीं थे। जी जी, एकदम लग्घे की तरह खड़े रहते थे। ये शब्द हालांकि उनके लिए उपयुक्त नहीं है, श्रद्धा के पात्र हैं वे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारी भावनाएं किसी अनयूजुअल शब्द को भी उस संदर्भ में ले आती तो उसको समझना ठीक चाहिए जी। तो हीरालाल जी की गायकी के बारे में कुछ बताइए, आप कैसे सुने, आप क्या अच्छा लगा उनमें? हीरालाल जब शुरू में उनका नाम हुआ तो रामदेव जी से गाना हुआ, फिर पारस से हुआ गाना। तो पारस और हीरालाल का जब गाना हुआ था मछोदरी पर, तो मैं गया था, तो एक लाइन जो है पारस ने कहा कि गायकों के इंगित करके सारे लोगों के सामने कि बाबूजी अंतर है हम लोगों में। तो देवढ़िया कहते हैं ना पीछे वाले, क्या अंतर है भाई? तो पारस ने कहा अंतर है धनिया और जीरा में, बिच्छू और कीड़ा में, कंकरी और खीरा में, वैसे ही अंतर है पारस और हीरा में। बजी ताली। उस समय मैं 10 रुपया इनाम दिया, आज से 40 साल पहले। 10 रुपया 40 साल पहले। हाँ, वो आज के 500 के नोट के बराबर जी, क्योंकि 40 साल पहले मैंने 10 रुपए का एक नोट पाया था, उसमें बहुत सारी चीजें खरीद ली हमने। बहरहाल बुल्लू जी आए तो उन्होंने एकदम दूसरे तरह का एक परिदृश्य ही रच दिया। बिल्कुल। बुल्लू जी के पूरे विस्तार को अगर देखा जाए तो कई एपिसोड उनके ऊपर बनाए जा सकते हैं। उनकी गायकी के अंदाज को लेकर, उनके उसको लेकर, उनके डिलीवरी को लेकर, और जिस तरीके के मुहावरे लेके आए हुए। जी जी जी, मैंने इतनी जीवंत स्थितियां, शब्दों की इतनी गहरी कारीगरी। कवि जो लिखता है जी, और गायक जो उसको समझा देता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण बुल्लू जी के यहाँ देखने में आता है कि वो जैसे उस चीज को डिलीवर करते, जैसे उसकी व्याख्या कर देते हैं जी, वो अद्भुत था साहब। तो बुल्लू जी को कितना आपने सुना? बुल्लू जी को तो बहुत मैंने सुना, और उनके एक एक गाने को 20-20, 25-25 बार मैं सुना हूँ। बुल्लू जी तो श्रृंगार रस के महान प्रणेता थे। श्रृंगार रस के सामने, पुल्लू के सामने श्रृंगार रस में सब जीरो हो जाते थे। श्रृंगार रस उनका ऐसा बढ़िया था, जैसे सूरदास ने लिखा है वियोग रस। तुलसीदास के सामने जब तुलसी और सूर की तुलना होती है तो सूर तुलसी तसी उद्गन के सौदास, वैसे सूर और तुलसीदास की तुलना के बराबर बुल्लू और रामदेव की तुलना लोग करते थे। ये वीर रस के प्रकांड मार्तंड थे, और बुल्लू श्रृंगार रस के प्रकांड जो है चंद्रमा थे। अच्छा, ये बताइए मुझे कि थोड़ा पश्चिम की तरफ चलिए जी, तो वहाँ एक धुरंधर और महान गायक राम कैलाश जी थे जी, और हैदर अली भी थे उसी जमाने में जी जी। हैदर अली के गुरु रामधार जी भी थे जी। और थोड़ा और पश्चिम चलिए तो पंधारी दादा का जमाना तो बहुत पहले शुरू हो गया था, और सबसे ज्यादा उम्र उन्होंने पाई, सबसे ज्यादा। उसके अलावा दयाराम थे जो है, अच्छा, बड़े गायक थे खमरिया के, अच्छा, और वो जल्दी ही गुजर गए। और इधर बहुत सारे लोग आए बने, जैसे आप देखिए ये क्या बोलते हैं, जंग बहादुर आए, हाँ, बिहार, और नहीं ये यहीं बगल बेलवा जो है इधर कहीं है ना, जो जंग बहादुर चोलापुर के साइड में। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग आ गए, कजरी के तमाम सारे घरानों से लोग आ गए जी जी। ये समय तब था, ये मुझे लगता है 80 का जमाना रहा होगा। 80 में तो आप एकदम नौजवान होके एकदम नौकरी में आके, 75 में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी उत्तरकाशी, 21 साल की उम्र। तो क्या उस समय आप
उड़कते थे कि बनारस में नहीं हो तो बिरहा नहीं सुनने को मिल रहा है? हाँ, वहाँ सर मैं जब था उत्तरकाशी में, तो मैं सोचता था कि यार वहाँ बिरहा हो रही होगी, तो मैं जो है अछूता रह जाता हूँ। लेकिन बहुत कम दिन वहाँ रहा। हाँ, उसके बाद मैं ट्रांसफ़र करा के जीआईसी नौगढ़ चला आया। अच्छा ये बताइए प्रिंसिपल साहब, आमतौर पर बिरहा को लोगों ने हिकारत के नजरिए से ही बहुत देखा। जी, जो थोड़ा पढ़ लिख गए जी, आज तो कला के रूप में उसको देख रहे हैं ना। जी, जी, लेकिन एक समय में वो कहते थे अहिर मुठ जब भया सयाना, हाँ, हाँ, बिरहा छोड़ न गावे गाना, जी, जी, और उसको गंवारू गाना कहते थे। जी, अभी उसमें चूंकि अब खोज में आ रहा है कि सारी जातियों के लोग जो किसानी से जुड़े हुए थे, जी, जी, मजदूरी और छोटे मोटे धंधे हाँ, से हाँ, जुड़े हुए थे, सब बिरहा में सब बिरहा सुनने जाते थे, जाते थे और उसी से गायक भी निकले। गाय भी निकले। तो गायक, तो मेरे कहने का मतलब ये कि एक प्रिंसिपल की जो अनुशासन वाली स्थिति होती है, जी, जी, और एक बिरहा के श्रोता की जो एक उत्फुल्लता होती है, जी, इन दोनों में तालमेल कैसे आपने बिठाया? असल में ऐसा है कि सिनेमा के रीलों में जब आदमी सिनेमा देखता है तो जो जैसा होता है वैसा ही अपना ग्रहण कर लेता है। अब जैसे यह है कि अहंकार, रामदेव की ये लाइन है, तो हम लोग को ये लाइन बहुत पसंद आती है, अब भी है कि अहंकार के तरु में खिलता विनाश का फल है, कभी धर्म धनुष के आगे नहीं चलता कपट का बल है, घेरी हो लाख घटाएं पर रुकता नहीं सवेरा, उड़ते हैं सदा पखेरू कभी उड़ता नहीं बसेरा। इस लाइन पर हमने बहुत पैसा दिया। तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं इसको तो वो जानते नहीं, न समझते हैं। तो शिक्षा की उपयोगिता वहाँ हमने देखा। अब जब आप एक बहुत ही बिरहा के रसिया रहे हैं, जी, जी, और बिरहा के प्रति आपका समर्पण था, हाँ, तो कभी आपने स्वतंत्र रूप से ऐसे आयोजन कराए जो जिसमें बिरहा के तमाम सारे धुरंधर आए हों? बहुत बहुत का है साहब। यहाँ तो अपने गांव में शीत से हमारा गवाह है, बहुत बहुत लोगों को मैंने जो है कराया बिरहा अपने गांव पर एकदम से। हाँ, बहुत लोगों को, रामदेव का तो यहाँ कई बार मैं बिरहा कराया हूँ यहाँ। एक चीज ये बताइए कि बिरहा में जो उसका संवेदनात्मक पक्ष है, जी, जी, और जो उसका चेतनात्मक पक्ष है, हाँ, चेतना, सामाजिक चेतना, जी, उसको लेकर जो आपके जहन में उसकी छवि है क्या है? जैसे बिरहा समाज की भी बातों को उठा रहा था उस समय। जी, जी, वो लोगों के भीतर उन तमाम सारी कुरीतियों के खिलाफ एक मानस बना रहा था। हाँ, मुहिम उठाए थे लोग। और समाज को पीछे नहीं होना चाहिए, आगे होना चाहिए, हाँ, इसकी भी एक मुहिम चला रहा था। तो उसको किस रूप में आप देखते हैं? ऐसा है सर, बिरहा की परिभाषा जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर दो चीज बिरहा में नहीं है तो मेरे समझ से, औरों की तो बात छोड़ दीजिए, मेरे समझ से वो बिरहा नहीं है। जैसे जिस बिरहा में विरह न हो और जिस बिरहा में वीर रस न हो, वो बिरहा मेरे लिए बेकार है। अच्छा, एक आप देखिए 90 के समय तक जो है, हाँ, 90 के आसपास तक बिरहा बहुत ही उठान पर थी। 90 के बाद बिरहा थोड़ा लेटने लगा। तो आप जब उस समय के बिरहे को सुने थे, और 90 के बाद जब तमाम सारी प्रवृत्तियां बदल रही थी, लोग भी बदल रहे थे, लोग जा रहे थे, जी, जी, और नए लोग आ रहे थे, नए लोग अपने तरीके की हिकमतें लगा रहे थे कि वो भी झंडा उखाड़ें। हाँ, हाँ, है? तो क्या हुआ, बिरहा में आपकी दिलचस्पी वैसे ही बनी रही? नहीं, दिलचस्पी तो बनी रही, लेकिन ये बिरहा को लोग अब जो है बिरही समझ करके गा रहे लगे। नई पीढ़ी के लोग, जो मैंने अभी बताया कि अहंकार के तरु में खिलता विनाश का फल है, इस चीज से वो दूर भागने लगे। उस बिरही में, जिसको मैंने बिरही शब्द कहा, देवरा, भौजैया, टिकुलिया, कजरवा, ये सब सुनने के आदी होने लगे। तो क्या करें, लाचारी में कभी भी अपनी लेखनी को उधर मोड़ने लगे। तो ये आप मानते हैं कि उपभोक्ताओं की जरूरत थी या कवियों की जबरदस्ती थी या गायकों की? नहीं, वो नहीं, सुनने वालों की चाह जो है उधर जब लुढ़कने लगी तो कवियों ने अपने उस दिमाग को बदल करके ऐसा समाज को देने लगे। एक समय में बिरहा में बरजस्ता बहुत होता था, बहुत होता था। चल रहे हैं, कर रहे हैं, गा रहे हैं, और अचानक उनको एक नई चीज का जवाब देना है, उन्होंने बिरहा बनाया और गा दिया। कितने लोग तो इसीलिए मशहूर थे कि वो बिरहा पलट देते थे। हाँ। लेकिन बाद में ऐसा कम हुआ, बहुत कम। अब तो वो चीजें धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं।
अब क्यों ऐसा है कि विलुप्त होती जा रही ऐसा है कि इसमें कारण है साहब, पढ़ी लिखी जेंट्री जितनी भी है वो सिनेमा की तरफ भागी, नए तरानों की तरफ भागी, और वो कहानी की तरफ, बिरहा का मूल मंत्र जो है कहानी है। अगर कहानी की तरफ से आपका ध्यान हटा तो बिरहा जीरो हो जाएगी। जैसे किसी गायक ने बिरहा गाना शुरू किया और सुनने वाले सुरती ठोक कर भैया का हाल चाल है, भाई तुअर का कितना दूध देते, धान रोपाल की नहीं, तो वो बिरहा पलट कर जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर बिरहा सुनने वाला केवल ध्यान अपना वहां लगाया है तो वो बिरहा के आनंद को आत्मसात करेगा। बहुत अच्छी बात है कि कंसंट्रेशन वहीं होता है जी जी, जहाँ चीजें बहुत गहराई से आपके दिल में उतरती। उसका दूसरा उदाहरण, अगर बालक पढ़ रहा है ध्यान से और उसके सामने से कोई गुजरा और किसी ने पूछा कहो महेश गईला, हाँ तो भैया हम तो देखबा नहीं के लिए, क्यों, उसका अर्जुन की तरफ उस निशाने पर ध्यान है। इसलिए तो बिरहा सुनने वाले भी, बिरहा लिखने वालों में भी बड़ा बदलाव आ गया है। हाँ। बहुत अच्छी बात है। ये मुझे बताइए प्रिंसिपल साहब, ये आपका जो जिला है जी, अभी किस तरह की स्थितियों से गुजर रहा है? हमारा जिला, मैंने बताया अभी कि इतना सरसब्ज जिला यूपी में बहुत कम होंगे। पैदावार की दृष्टिकोण से ये धान का कटोरा भी माना जाता है। इतनी अखंड पैदावार होती है कि इस पैदावार के समूह में झूम करके, घुस करके सारी जनता के लोग शिक्षा की तरफ ध्यान कम करने लगे हैं। और जब शिक्षा नहीं रहेगी तो आदमी एक पशु के समान हो जाएगा, और जब पशु हो जाएगा तो उसके पास किसी प्रकार का कोई ज्ञान, बुद्धि, विवेक अइबे नहीं करेगा, सोचने की क्षमता उसकी जीरो हो जाएगी। जैसे आप ये मुझे बताइए कि बनारस के बिल्कुल पड़ोस में, पहले तो बनारस ही था ये, जी बनारस था। अभी यहाँ जो शिक्षा संस्थानों की स्थिति है क्या है? शिक्षा संस्थानों की स्थिति वही है जो मैं सरसब्जता भी उस वाड़े यहाँ से आ रही है। अच्छा। जौनपुर जिला यूपी का सबसे टॉप जिला माना जाता है शिक्षा में। वहाँ के हर घर में या हर पंचायत में जरूर एक न एक एसडीएम, डीएम, एसपी जरूर मिलेंगे। उसका कारण है, उसका कारण खेती बाड़ी वहाँ कम है, और लड़के वहाँ इंटर पास करने के बाद इलाहाबाद नज़दीक पड़ता है, वहीं चले जाते हैं। बनारस जिले की बात क्या है, 200 बीघा जमीन है, 20 भैंस हमरे लगत है, उसके तरफ कोई ध्यान नहीं जाएगा। चला हो न पढ़ी तो 200 बीघा बा न, ये यहाँ के मानसिकता है। विकल्प जो है हाँ, आपको आगे नहीं बढ़ने देता, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने हालांकि देगा। जौनपुर वाले संदर्भ में जो आपने कहा, जौनपुर वाले ये नहीं मानते हैं कि उनका जिला सबसे पढ़ा लिखा है। आजमगढ़ वाले लोगों से भी मैंने पूछा जी कि भाई यहाँ बहुत सारी चीजें दिख रही हैं और लगता है कि काफी शिक्षित जिला है। जी, एक चीज जरूर मुझे लगा कि जौनपुर और आजमगढ़, बलिया और देवरिया जैसे इलाकों में सामंतवादी जो प्रवृत्तियां थी और जो जकड़न थी जी वो बहुत ज्यादा थी। जाति रूप से, यानी ब्राह्मणिकल सोसाइटी जो थी जी, उसमें पिछड़ी जातियों और दलित जातियों के ऊपर दबाव, सप्रेशन ज्यादा था, पहले बहुत ज्यादा था, और इसलिए उन्होंने निकलने के लिए जी रास्ता खोजा और वो शिक्षा संस्थानों की तरफ गए। जी जी। क्या चंदौली इससे मुक्त है? हाँ, चंदौली मुक्त है साहब, यही सरसब्जता को लेकर के। लेकिन मैंने एक बार देखा, यहाँ मैं खखड़ा आया हुआ था। हाँ जी, जो है ठाकुरों का तो टोटल गांव जी है। जी जी, मेरे मित्र वहाँ डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह, हाँ, बताया था प्रिंसिपल हैं। जी जी, और उनके गांव से जब मैं गया तो ये नदी जो पड़ती है उसकी तरफ एक टैक्सी स्टैंड था जी, मैंने, धरौली बॉर्डर से धरौली, थोड़ा आगे हाँ, जो है जी जी, बिहार में वहीं पड़ता हुआ। वहीं जो है बस वालों ने ऑटो वाले को पकड़ के पीटना शुरू किया और कहा कि मेरे आगे आगे चलोगे सवारी लोगे। तो हाँ। हमने कहा कि हमने हस्तक्षेप किया कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो? हाँ, बोले अरे आप मत बोलिए, ये सब ये हमारा जो है वो सब खा रहे हैं। हाँ, और जाति की गाली दी उन्होंने। हाँ गादी जी, तो इससे तो लगता है कि चंदौली में इस तरह की प्रवृत्तियां ज्यादा हैं। ज्यादा हैं, हाँ ज्यादा हैं। तो कैसे इसको इतने दिनों से कमलापति त्रिपाठी जैसा कद्दावर व्यक्ति हुआ यहाँ, हाँ हाँ, राजनाथ सिंह इसी इलाके के हैं, हाँ, हैं महेंद्र प्रसाद पांडे जो कि केंद्रीय मंत्री थे वे भी इसी जी। इलाके के हैं, यहाँ जो किसान नेता श्याम बिहारी सिंह भी इसी इलाके के हैं, इसी इलाके के हैं। हाँ, बहुत सारे लोग पैदा हुए, बहुत सारी विभूतियां पैदा हुई, लेकिन स्थितियां बदल नहीं रही हैं, ऐसा लगता है। ऐसा है, यहाँ इतनी जकड़न है साहब, शिक्षा का अभाव, शिक्षा का अभाव और सामंतवादी व्यवस्था को मानने वाले जो है अभी भी वैसे ही मानते हैं।
और पढ़ाई लिखाई उनके अंदर रहती, ज्ञान बुद्धि विवेक रहता तो चीर करके आगे निकल जाते। लेकिन वो शिक्षा का मैंने बताया ना, बहुत बड़ा अभाव चंदौली जिले में है, बहुत बड़ा। हाँ, तो अभी जिनके पास रुपया पैसा है, बैकवर्ड के हैं या शेड्यूल कास्ट के हैं, वो भी जो है अपने को उभार करके सामने नहीं आना चाहते पहचान में आने के लिए। क्या ऐसा है कि यहाँ के तमाम सारे लोग जो है जी अपने जातीय पहचान को छिपा के रखते हैं? जी, ऐसा है? हाँ हाँ, ऐसा है। ऐसा क्यों है? अब इसलिए है कि अगर हम उभर करके आएंगे तो सामंतवादियों की संख्या ज्यादा है, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट की संख्या आर्थिक दृष्टिकोण से कम है। तो अगर हम उनका मुकाबला करेंगे तो मेरा साथ देने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए ऐसा करते हैं। आपने भी अपने नाम के आगे यादव नहीं लगाया, उसके जी। पीछे क्या वजह है? ये तो बहुत पहले से था, हमारे बाप दादा ही सब सिंह लिखते थे। अच्छा। सिंह माने ठाकुर तो होता नहीं, सिंह माने देखिए, एक इंटरव्यू में एक हमारे साथी गाजीपुर के हिंदी के लेक्चरर थे शर्मा सिंह यादव, तो उन्होंने लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू दिया, तो पूछा लोगों ने कि आपका क्या नाम है, तो उन्होंने कहा शर्मा सिंह यादव। तो उन्होंने कहा अरे आपके नाम के में 3 कैटेगरी जुटी हुई है, 3 बिरादरी की, आप अपने नाम की व्याख्या करिए। तो उन्होंने कहा शर्मा मेरा नाम है, शर्मा अधिकतर ब्राह्मण लिखते हैं, तो ब्राह्मण का काम है शिक्षा पढ़ना और पढ़ाना, तो मेरा नाम शर्मा इसलिए सार्थक है कि मैं शिक्षा पढ़ रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, कंपटीशन देने के लिए इंटरव्यू देने के आया हूँ, सो शर्मा मेरा नाम सार्थक है। सिंह का मतलब होता है बहादुर और बलवान, जो अपने आन मान की मर्यादा के लिए मर मिटे। तो जहाँ तक मेरे में भी क्षमता है, अपनी मान मर्यादा के लिए मर मिटूंगा, तो मेरा सिंह भी नाम सार्थक है। और यादव का मतलब होता है मूर्ख, क्योंकि सूरदास की गोपियों ने कहा था कि यादव मूर्ख, हम लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकती। तो यादव भी मेरा नाम सार्थक इसलिए है कि अपने मुंह से मैं विद्वान और पहलवान बता चुका हूँ, तो मेरे जैसा कौन मूर्ख होगा, इसलिए यादव भी मेरा नाम सार्थक है। उसी ने, उन मेंबरों ने कहा यू आर सिलेक्टेड, 95 नंबर दिया। तो सिंह माने ठाकुर नहीं होता है, सिंह माने बहादुर और बलवान। आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं, सिंह की पदवी कब मिली है? अब तो जाने अकबर ने दिया था बाबू साहब लोगों को, अपने बुआ और बहन को की शादी जब किए, इतिहास हम अब तो कह नहीं रहे, इतिहास गवाही है, तब उनको सिंह, राणा प्रताप सिंह क्यों नहीं लिखते थे? तो उन्होंने उनकी जो है उसमें जो है उनको उसको मिला, अपने बहन बेटी की शादी जब किए मुसलमान के यहाँ, तो उन्होंने सिंह की पदवी दिया। किसी समय प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिसको प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं, जी जी, उसके कारण जो चयनकर्ता होते थे प्रभावित हो जाते थे, लोगों को नौकरी वगैरह दे दिया करते थे। जी जी जी। लेकिन आजकल नौकरियों में ये हो गया है कि एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल का एक पद उन्होंने लगा दिया है। बस बस। और जैसे ही देखेंगे पिछड़ी जाति के लोग आ रहे हैं, वैसे ही वो उनको फंसाएंगे और अंत में यही लिख देंगे। तो चीजें उतनी बदली हैं, बहुत बदली है। यानी आप जो है अगर थोड़ा सा फोफर मिला, थोड़ा सा मौका मिला, आगे बढ़ गए, तो आपकी संततियां वहां तक न जाने पाए, इसके लिए खुलेआम उनके ऊपर हमला किया जाएगा। जी, ये जी, स्थिति है। आपको क्या लगता है कि इन हालात को बिरहा वगैरह में बेहतर तरीके से लोगों की चेतना का हिस्सा बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। अगर नहीं बनाया जाएगा तो समाज में, देश में बुद्धिमान लोगों के दिमाग में कैसे ये बात पनपेगी? तो क्या आपने कभी किसी कवि या गायक से इस विषय में बात की? हाँ, कभी तो एक गायक है साहब, गायिका एक है सरोज त्यागी, बहुत टॉप की गायिका है, पढ़ी लिखी गायिका, उसके समान गाने वाला फूहर पातर से तो ये भी लड़का जानता है, उसके जैसा गायिका जो है हमारे समझ से तो गायिकाओं में कोई नहीं है, क्योंकि वो इतनी बेहतरीन गायिका है कि फूहर पातर अगर जो गाया तो जैसे मदारी सर्प को पकड़ के उसको रगड़ देता है उसके मुहवा को, वैसे वो रगड़ देती है। विद्वान गायिका है, पढ़ी लिखी है, संगीत से BA है वो। हाँ, उसका गायक उसका बहुत बार गाना हम कराएं, बहुत बार। हाँ, लेकिन ये है कि गायकों का समूह जो है स्वतःस्फूर्त ढंग से अगर इस समस्या को उठाएगा तभी बात बनेगी, तभी बात बनेगी। हाँ, एक दो लोगों से बात बननी नहीं है, नहीं, एक बात से नहीं बनी। और दूसरी चीज ये है कि लोगों को ये देखना पड़ेगा कि तार्किकता का जो
समय है जी जी वो ज्यादा घनीभूत होकर आने वाला आने वाला है। हाँ, बिल्कुल तार्किकता बहुत बड़ी चीज है। जी जहाँ दो तरह की चीज होती है। जब आप निर्भीक होते हैं जी तो दो ही चीजें करते हैं, या तो आप तार्किक होते हैं या गालीबाज होते हैं। बिल्कुल, दो चीजें और गालीबाज- दोनों उसके उसके हृदय में है, उसके दिमाग में है। गालीबाजी आपको आपराधिक मुकदमे का शिकार बनाएगी, जी, जी। लेकिन तार्किकता के सामने सारे लोग सरेंडर कर देंगे। तो इसलिए तार्किकता जो है जरूरी है। बिल्कुल एक आखिरी सवाल ये है कि बिरहा जैसी कद्दावर और व्यापक विधा को समेटने का काम जो है नहीं हुआ, कम हुआ, बहुत कम हुआ। कैसे होगा ये? अब वैसे ही आप जैसे मनीषी, आप जैसे विद्वान, आप जैसे त्यागी अगर ये बीड़ा उठाएं तो ये जो है लाइन पर आ सकती है चीजें। कहाँ चमाव आपका घर है और कहाँ भस्करपुर जिसका कोई तालमेल नहीं है। आपने इतना समय, इतना पैसा, इतना विवेक, इतना बुद्धिमत्ता खर्च करके ऐसे लोगों को आपने इकट्ठा किया, आप बधाई के पात्र हैं। हालांकि मैं अपनी तारीफ से खुश भी हो जाता हूँ कभी कभी, नहीं, वो तो है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लोग केवल खुश न करें, हाँ बिल्कुल, बल्कि उसमें आगे बढ़ के काम करें। जी और जी ताकि जो है ये चीज जो है हाँ। आगे बढ़े, क्योंकि यह बहुत सारे बहुजन समाजों की सामाजिक पूंजी है। जी जी सभी पूरे बहुजन समाज की सामाजिक पूंजी है, सांस्कृतिक पूंजी है। जी अगर इसका कोई स्मारक नहीं बनेगा जी जी तो फिर ये मिट्टी में मिल जाएगा। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब 100 साल पहले की कोई चीज नहीं जाने तो 100 साल बाद आप सोचिए कि उनकी क्या गति होगी। सही बात है। तो ये सब चीजें जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।